वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेलकम इन अनदर वीडियो फ्रॉम एस बायोलॉजी। होपफुली आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशंस भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जीएस बायोलॉजी के सेक्शंस को लेकर के, जो कि आपके अभी प्रिपरेशन चल रही है, दैट इज़ एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिज़ाइन के लिए। उसमें प्री का भी प्रिपरेशन हम करा रहे हैं। उसमें आज आपको यहाँ पे बायोलॉजी के कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको लेकर के यहाँ पे बात करने वाले हैं, जो कि वन लाइनर होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बेसिकली आप लोग सब लोग बायोलॉजी बैकग्राउंड के हैं, तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको जो फैक्ट हैं जिनसे क्वेश्चंस आपके आते हैं, अगर वो आपको स्टेटमेंट दे दिया जाए, एक तरीके से आपका ये रिकॉल हो जाएगा। बेसिकली स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपको क्या दे रखा है, दैट इज़ कैरोटीन पिगमेंट कलर ऑफ द लीव्स अपीयर रेड इन द प्लांट। कैरोटीन पिगमेंट है जिसकी वजह से आपका ऑरेंज कलर या रेडियस कलर का दिखाई देता है प्लांट में। तो प्लांट का जो लीव्स है या फिर प्लांट के और भी कोई एडिबल पार्ट्स जो कि आपको दिख रहे हैं, वो कैरोटीन पिगमेंट की वजह से होते हैं। दूसरा आपको यहाँ पे दे रखा है कि ड्यू टू द लाइकोपीन पिगमेंट टोमेटो इज रेड। और टोमेटो के रेड कलर का होने का जो आपका पिगमेंट है, दैट इज द लाइकोपीन है। और जेंथोफिल वो पिगमेंट है जिसकी वजह से पत्तियाँ जो होती हैं वो येलो दिखाई देती हैं। येलो कलर ऑफ लीव्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जेंथोफिल। मैग्नीशियम आयन होता है जिसको कि आप डाई वैलेंट केटायन के नाम से भी बोलते हैं, डाई वैलेंट केटायन। और ये डाईवैलेंट केटायन आपका मैग्नीशियम का सेंट्रल मेटल एलिमेंट क्या है बोला जाता है, राइट। तो जिस तरीके से हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन है, उसमें आपका आयरन होता है, उस तरीके से यहाँ पे प्लांट के केसेस में क्लोरोफिल पिगमेंट है। और इस क्लोरोफिल के सेंट्रल पार्ट में पाया जाने वाला जो मेटल होता है वो मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव होता है। ओके, आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिए जाते हैं बना करके। ऐसे पार्ट ए और पार्ट बी आपको दे देगा, मीन्स कॉलम ए और कॉलम बी। इधर आपको कलर दे देगा और इधर आपको पिगमेंट का नेम दे देगा और आपसे पूछेगा इनको सही से करेक्टली मैच कराने के लिए। जैसे सपोज अगर मैं आपको यहाँ पे दे दूँ फॉर एग्जांपल, जैसे कि भी मैं बोल रहा था यहाँ पे कि अगर आपको यहाँ पे दे दिया जाए कलर का नाम, जैसे लाइक एज मैं यहाँ पे ग्रीन दे दूँ और इसके बाद येलो दे दूँ, इसके बाद ऑरेंज दे दूँ, इस तरीके से। और पिगमेंट का नाम आपको यहाँ पे दे दिया जाता है। ऐसे आपको कॉलम में क्या करना होगा, मैच कराने के लिए आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके प्लांट के पिगमेंट के रिगार्डिंग में था, जिनको कि आपके बायोलॉजी वाले जी सेक्शंस में आने की पॉसिबिलिटी बनती है। नेक्स्ट हम लोग जो स्टार्ट करेंगे दैट इज़ द ब्लड स्ट्रक्चर। जैसा कि आप जानते हैं कि बायोलॉजी में अगर देखा जाएगा तो जो जीएस का सेक्शन होता है वो कवर करता है ज़्यादातर आपका प्लांट और एनिमल के फिजियोलॉजी से, जिसमें डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, एंडोक्राइन सिस्टम, ये सब कुछ आ जाता है आपका। ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज अभी यहाँ पे हम आपके सामने जो टॉपिक दिखाई दे रहा है दैट इज़ द ब्लड स्ट्रक्चर्स, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और किस तरीके से ब्लड का फॉर्मेशन होता है, कौन कितना परसेंटेज में पाया जाता है। सिंपली अगर इसको डिफाइन किया जाए तो ब्लड आपका एक कनेक्टिव टिश्यूज होता है, कैसा, वो भी आपका लिक्विड फॉर्म है। तो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू के नाम से आप इसको डिफाइन करते हैं। ओके। और ब्लड का जो पीएच वैल्यू होती है यहाँ पे आपको 7.35 टू 7.45 दे रखा है। और अगर आपसे नॉर्मली इनका नेचर जो देखा जाएगा तो स्लाइटली अल्कलाइन होगा, बट कभी कभी आपकी पीएच वैल्यू जो होती है वो 6.8 से लेकर के 7.35 तक के बीच में रेंज क्या होती है, करती रहती है। पीएच का वेरिएशन आपकी बॉडी में होता रहता है जस्ट बिकॉज ऑफ योर फिजियोलॉजिकल कंडीशन एंड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़। और नेचर के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो आप इसको बताएंगे कि इनका नेचर स्लाइटली अल्कलाइन होता है। ब्लड का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो यहाँ पे बेसिकली ब्लड आपका दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है। पहला तो आपका है दैट इज द प्लाज्मा सेल्स या प्लाज्मा, और दूसरा आपका होता है ब्लड सेल्स। जितना भी टोटल आपका ब्लड का वॉल्यूम होगा, उस ब्लड के वॉल्यूम का बेसिकली 55% 55% जो होगा वो क्या होगा, दैट इज आपका प्लाज्मा होगा। और रिमेनिंग जो 45% होगा वो क्या होगा, आपका ब्लड सेल्स होगा। प्लाज्मा और ब्लड सेल्स मिला करके बेसिकली आपका क्या बनाएगा, ब्लड बनाता है। तो ब्लड आप इक्वेशंस के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, दैट इज द बी फॉर ब्लड इज इक्वल टू प्लाज्मा और ब्लड प्लस बी सी मीन्स ब्लड सेल्स। ये इनका इक्वेशंस बन जाता है। तो आप यहाँ से इसको डिफाइन कर सकते हैं, प्लाज्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीन्स अगर प्लाज्मा अगर आपसे कोई पूछता है तो आप क्या बता सकते हैं, मतलब अगर ब्लड में से ब्लड सेल्स को अगर आप माइनस कर दीजिए तो रिमेनिंग जो पार्ट बचेगा वो क्या बचेगा, दैट इज द प्लाज्मा बचेगा। तो टोटल वॉल्यूम का लगभग 55% आपका क्या होगा, ब्लड का प्लाज्मा होता है। 45% आपका क्या होंगे, ब्लड सेल्स होते हैं। ब्लड सेल्स जो होता है वो फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, और ये तीनों जो पार्ट होते हैं इनके नाम आपसे कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो नंबर पहला आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दैट इज़ द
आरबीसी रेड ब्लड कार्पोसेल जिसको कि आप एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, और डब्ल्यूबीसी जिसको कि आप ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं, और ब्लड प्लेटलेट्स जिसको कि आप थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, राइट। तो ये इनके आपके साइंटिफिक और कॉमन नेम है, थ्रोम्बोसाइट, ल्यूकोसाइट्स और एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ब्लड प्लाज्मा जो है वो उसका क्या कंटेंट होता है, क्या क्या चीज़ में होती हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बेसिकली ये जो भी ब्लड प्लाज्मा है उसका 50 पूरे ब्लड के वॉल्यूम का लगभग 55 से 60% आपका कंटेंट करता है ब्लड प्लाज्मा। और ब्लड प्लाज्मा में नियरली 90 से लेकर के 95% मीन्स 92 यहाँ पे लिख रखा है, 95% तक क्या होता है, वाटर होता है। बाकी रेस्ट ऑफ दी जो परसेंटेज होगा मीन्स बचा हुआ आपका जो 100 to 5% मतलब 10 to 5% होगा, वो 10 to 5% बेसिकली यहाँ पे क्या होंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे, लाइक विटामिन होगा, मिनरल्स होगा, एक्सेट्रा। तो ब्लड प्लाज्मा को लेकर के आपसे कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है कि इनका परसेंटेज कितना होता है, वाटर में इनमें कितना परसेंटेज होते हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं। सो मोर इम्पोर्टेंटली आपके फंक्शंस पे यहाँ पे फोकस है। यहाँ पे दैट इज पहला दे रखा है कि टू कंट्रोल द पीएच वैल्यू ऑफ अ ब्लड, ब्लड के पीएच वैल्यू को कंट्रोल करने का काम करता है। जैसा कि आपको पता है कि ब्लड एक बफर सिस्टम होता है, अपने पीएच में आए हुए चेंजेस को क्या करता है, रजिस्टर करने का काम करता है। तो प्लाज्मा जो होगा वो ब्लड के पीएच को कंट्रोल करने क्या करता है, काम करता है। दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ न्यूट्रिएंट लाइक विटामिन्स, मिनरल्स एटसेट्रा थ्रू आउट द बॉडी पार्ट, राइट। तो जितने भी आपके विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं और भी आयंस हैं, इन सबको ट्रांसपोर्ट करने का क्या करता है, काम करता है आपकी पूरी बॉडी में, कौन, दैट इज द प्लाज्मा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स बेसिकली एक लो मॉलिक्यूलर वेट के कंपाउंड्स होते हैं, और इनका पर्टिकुलर टाइम पे क्या होता है, फंक्शंस होता है, तो पर्टिकुलर टाइम पे ये बनते हैं और फिर फंक्शंस परफॉर्म करके फिर से क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। सो बेसिकली इनको जिस ग्लैंड से निकलते हैं उनको आप इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, और इनकी स्टडी को इंडोक्राइनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो आप इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हार्मोन्स सबसे पहला क्या है, एक लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड होते हैं। दूसरा, अगर आप इनको देखिए तो ये जब भी और जिस ग्लैंड से निकलते हैं उनको आप इंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानते हैं, और इनकी स्टडी को इंडोक्राइनोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, राइट। नेक्स्ट फंक्शन आपको यहाँ बताया जा रहा है टू कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर। सवाल यहाँ पर आता है कि बॉडी टेम्परेचर को कैसे प्लाज्मा कंट्रोल कर सकता है। तो आपको जैसा कि मालूम होगा कि आपकी फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो आपके जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, चेंज होती रहती है। लाइक जैसे अगर ठंडी का टाइम है तो आपकी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कुछ अलग होती है, गर्मी का टाइम होता है तो आपकी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, कुछ अलग होती है। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि ठंड के टाइम पे आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है और आपको खाना ज़्यादा से ज़्यादा खाने का मन करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी की होम्योस्टैटिस जो, क्योंकि हम लोग वार्म ब्लडेड में आते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहना है, और उसका टेम्परेचर हमेशा बॉडी को 37 डिग्री सेल्सियस क्या करना है, मेंटेन करके रखना होता है, राइट। तो अगर 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके इसको रखना है तो उसके लिए आपकी बॉडी में हीट का जनरेट होना ज़रूरी होता है। तो ठंड के टाइम पे जैसा कि आपको पता है कि एवरेज जो टेम्परेचर है वो 15 से लेकर के 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास में होता है, तो लगभग लगभग दुगने का फ़र्क होगा। तो इसके टेम्परेचर को कंपनसेट करने के लिए आपकी बॉडी में हीट का जनरेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो दैट इज़ वाई आपकी बॉडी हीट जनरेट करती है और उस टाइम पे मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दैट इज़ वाई आपको भूख तेज़ी से लगता है। तो एक तरीके से आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया कि ये जो ब्लड प्लाज्मा है वो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी, कंट्रोल करने में भी क्या करती है, हेल्प करती है। So this is the all about the function of a plasma, means blood plasma. Now come to the next, that is the blood corpuscles. So blood corpuscles जो होगा वो आपके टोटल ब्लड के वॉल्यूम का 40 to 45% क्या करता है, कंटेन करता है, इनका वॉल्यूम होता है। और ये 3 पार्ट में डिवाइड किया था, दैट इज आरबीसी। तो रेड ब्लड सेल्स को अगर आप यहाँ पे देखिए तो 95 to 96% ऑफ द टोटल ब्लड कार्पसेस, जितना भी आपका ब्लड होगा, मतलब ब्लड जो सेल्स होंगे, पहले तो आप यहाँ पे देखिए कितना क्लासिफिकेशन है। पहले जो आपका ब्लड है वो उसके 2 पार्ट हैं, पहला आपका प्लाज्मा है और दूसरा आपका क्या है, ब्लड सेल्स है। अब इस ब्लड सेल्स का लगभग 95% आपका क्या है, सिर्फ आरबीसी है। जैसे कि इस प्लाज्मा का 95% क्या था, आपका वाटर था, वैसे ही इस ब्लड सेल्स का आरबीसी ही 95% वॉल्यूम क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है।
आरबीसी में एक स्पेशल पिगमेंट है जिसको नाम दिया जाता है हीमोग्लोबिन, जिसके पास ऑक्सीजन से बाइंड करने की कैपेसिटी होती है और ऑक्सीजन को बाइंड करके ये पूरे बॉडी में आपके हर एक सेल्स को ऑक्सीजन क्या करता है, सप्लाई करने का काम करता है। और इसी हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस होने की वजह से आपके ब्लड का कलर जो है वो रेड दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन में सेंट्रल मेटल जो होगा वो आपका क्या होगा, दैट इज आयरन होता है। आयरन पे 2 पॉजिटिव, और यही आपका ऑक्सीजन जो कि जिस पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है उससे क्या करेगा, बाइंड करने का काम करता है। बाइंड करके आपके पूरे ब्लड के सेल्स में ऑक्सीजन को पहुंचाने का, ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। तो आरबीसी जो सेल्स होती हैं उनमें वो बेसिकली कलर सेल्स होती हैं। और यहाँ पे आरबीसी काउंट दिया गया है। आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं तो वहाँ पे आपको टेस्ट भी कराना पड़ता है कि टोटल आरबीसी काउंट कितनी आ रही है आपकी, टीसी टीआरसी। तो ये देखिए 50 to 50 लाख पर सेंटीमीटर में आपको दिखाया जा रहा है, इनका इतना परसेंटेज होता है। ड्यू टू द लैक ऑफ आरबीसी अ डिजीज में कॉल्ड में अकर कॉल्ड एनीमिया। अगर किसी भी पर्सन की बॉडी में आरबीसी का जो रेशियो है, जो परसेंटेज है, अगर वो कम हो जाता है तो उसको ऑक्सीजन को कैरी आउट करने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। प्रॉपर ऑक्सीजन वो सप्लाई नहीं कर पाता है और उस केस में एक डिजीज़ हो जाती है जिसको कि एनीमिया के नाम से जाना जाता है। और अगर किसी भी पर्सन के बॉडी में एक्सेसिवनेस हो जाए, मीन्स ज़्यादा हो जाए, जो ये आपका स्टैंडर्ड वैल्यू दिया गया इससे अगर ज़्यादा अगर हो जाता है, उस केस में भी एक डिजीज़ हो सकता है जिसको कि आप सिडरोसिस के नाम से जानते हैं। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि लैक ऑफ आरबीसी जो है वो क्या कॉज करेगा, या एक्सेसिवनेस ऑफ आरबीसी क्या कॉज करेगा। लैक वाले के लिए तो बड़ा फेमस है एनीमिया, बहुत कॉमन सा है, बट ये सिडरोसिस आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। एक्सेसिव अगर आपकी ब्लड आरबीसी सेल्स हो जाएंगी तो उस केसेस में आपको सिडरोसिस डिजीज हो जाएगा, राइट। तो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन आपको आरबीसी के लिए। आरबीसी का अभी आप यहाँ पे देखिए कि और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। आरबीसी सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है, मतलब ब्लड फॉर्मेशन के प्रोसेस को आप हीमेटोपोइसिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से? हीमेटोपोइसिस के नाम से। दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लड। और ये आपका होगा कहाँ पे? बोन मैरो में। तो बोन मैरो जो होती है वो आपकी एक तरीके से हीमेटोपोइटिक प्रोसेस का स्थान होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी कहाँ पे होगा? दैट इज द बोन मैरो में होगा। और लाइफ साइकिल कितनी होगी? 100 से 120 डेज। मीन्स जो भी बोन मैरो आपकी जो भी बोन मैरो सेल्स आपकी हीमेटोपोइटिक सेल्स बनाती है, इस सेल्स को बोलते हैं हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल, HSC बोला जाता है, जिससे कि सभी के सभी ब्लड सेल्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस होगा इसको आप हीमेटोपोइसिस के नाम से जानते हैं। हीमेटोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लड इज नोन एज द हेमेटोपोइसिस। और ये होगा कहाँ पे? बोन मैरो में। लाइफ साइकिल कितनी है? 100 से लेकर के 120 डेज, मतलब 100, मतलब 100 से लेकर के 120 दिन तक का इनका हिसाब किताब रहेगा। उसके बाद ये डेड हो जाती है। डेथ जो होती है वो जाकर कहाँ पे जाएगा? दैट इज द स्प्लीन में, जिसको ग्रेवयार्ड ऑफ द बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। कब्रिस्तान बोला जाता है जहाँ पे सारे के सारे जो डेड आरबीसी होते हैं वो जाकर के वहाँ पे क्या होते हैं? स्टोर हो जाते हैं, फिर वहाँ उनका रिसाइकलिंग होती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लड बैंक ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। सो अगर आप देखें तो स्प्लीन को दो नाम दिया जा रहा है। दैट इज ये ग्रेवयार्ड का भी काम करता है, मीन्स दैट इज कब्रिस्तान का भी काम करता है आरबीसी के लिए, और ब्लड बैंक का भी काम करता है ह्यूमन बॉडी के लिए। तो इनको लेकर के भी आपसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था जिनको कि आपको याद रखना चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज द फंक्शन। व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ आरबीसी cells in our body? So basically transportations of oxygen throughout the body, 97% of the by hemoglobin। आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो ट्रांसपोर्टेशन आपका मेजॉरिटी 97% जो होगा किससे होगा? दैट इज द हीमोग्लोबिन के साथ में। इसको कि आप ऑक्सी हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं, राइट। जब आपका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड कर ले जाएगा तो उसको आप प्योर ब्लड या ऑक्सी हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 थ्रू आउट द बॉडी 10 to 20% ही बाई हीमोग्लोबिन। आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि CO2 का ट्रांसपोर्टेशन हमारा एज अ बाई कार्बोनेट के फॉर्म में होता है, दैट इज HCO3 पे नेगेटिव। ये वाला जो चार्जेस होता है इसके थ्रू होती है आपका CO2 का कन्वर्जन।
मतलब ट्रांसपोर्टेशंस लगभग आपका कितना 95 या 90% के आसपास में। बाकी जो रिमेनिंग परसेंटेज होगा वो आपका किससे होगा, दैट इज द हीमोग्लोबिन से। तो मेजॉरिटी आपका ऑक्सीजन जो होगा मीन्स O2 वो किससे जाएगा दैट इज हीमोग्लोबिन से। CO2 जो होगा आपका बहुत कम जाएगा, दैट इज द हीमोग्लोबिन से। मेजॉरिटी किससे जाएगा, एज बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। ये आप याद रखिएगा। कई बार आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि मेजॉरिटी परसेंटेज ऑफ द CO2 ट्रांसपोर्टेड इन आवर बॉडी इज बाई किसके थ्रू, दैट इज हीमोग्लोबिन या कैसे। तो आपको याद रखना पड़ेगा बाई कार्बोनेट इसको बोलते हैं, HCO3 पे नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे दे रखा है हायर एल्टीट्यूड एंड ड्यूरिंग फिजियोलॉजिकल फिजिकल एक्सेसिव आरबीसी काउंट गेट्स इंक्रीज्ड। जब भी आप बहुत हाई ऊंचाई पर होते हैं और फिजिकल एक्सेसिवनेस अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम पे आपको बता रहा है कि यहाँ पे आरबीसी जो काउंट होती है वो इंक्रीज हो जाती है। और फॉर द ह्यूमन बॉडी आरबीसी इज द न्यूक्लियस लेस सेल्स, आप इसको ई न्यूक्लियस सेल्स बोलते हैं। तो आपसे एग्जांपल अगर पूछा सकता है कि ह्यूमन बॉडी में कौन सा सेल्स न्यूक्लियस लेस है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि आरबीसी जो सेल्स होती है उस सेल्स को आप ई न्यूक्लिएटेड सेल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। सर्कुलर बाइकॉनकेव होता है इसका शेप, यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। शेप से कभी कभी सवाल पूछ लिया जा सकता है बट उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं WBC पे, मीन्स वाइट ब्लड सेल्स पे। WBC का काउंट जो है 5000 से लेकर के 10,000 पर सेंटीमीटर क्यूब है। ड्यू टू द लैक ऑफ WBC इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी गेट्स डिक्रीजेस। अगर सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि WBC जो है वो मेजर इंपॉर्टेंट रोल सेल होती है जो कि आपके इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होती है, क्योंकि यहीं से आपका T सेल्स B सेल्स बनते हैं और वहीं से आपका एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो अगर किसी भी पर्सन की बॉडी में WBC की कमी हो जाती है तो उसकी इम्यूनिटी क्या होती है, वीक हो जाती है। और उसको अगर कोई भी परेशानी होगी, कोई भी बीमारी होगी तो वो सही तरीके से ठीक नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे दे रखा है कि ड्यू टू लैक ऑफ WBC इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी गेट्स डिक्रीजेस वाइल ड्यू टू द अनकंट्रोल्ड एक्सेसिवनेस ऑफ WBC डिजीज में अकर कॉल्ड ल्यूकेमिया, दैट इज ब्लड कैंसर। तो यहाँ पर आपको दिया जा रहा है स्टेटमेंट कि अगर WBC का अगर आपको कमी हो जाएगा तो फिर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो जाती है, फिर आपको परेशानी होता है। और ज़्यादा एक्सेसिवनेस अगर WBC का अगर हो जाएगा तो उस केस में भी आपको परेशानी हो सकती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज द फंक्शंस के बारे में यहाँ से पूछा जा रहा है कि फंक्शंस में आपका WBC क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। तो नंबर पहला है टू मेंटेन द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी during the infection of WBC. During the infection, WBC count gets increases. Shape of RBC is irregular and like amoeba. यहाँ पे आपको दिया जा रहा है कि इनका जो फंक्शन है आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को मेंटेन करने का काम करता है। जब भी आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तो उस टाइम पे आपकी बॉडी में WBC एक्टिव हो जाते हैं, एंटीबॉडी बनाने का काम करता है और उससे आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इनका जो शेप होगा वो इरेगुलर होगा, जस्ट लाइक अमीबा। जैसा कि आपको अमीबा इस तरीके से दिखाई देता है, कोई शेप नहीं होता है, ऐसा इनका शेप होता है। लिम्फोसाइट सेल्स यहाँ पे बोला जा रहा है, स्मॉलेस्ट WBC सेल्स को आप लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। और ये लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो आपके फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं, दैट इज द T सेल लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट। और इन्हीं से आपका क्या बनता है, दैट इज द एंटीबॉडी बनने का काम होता है, जो कि आपकी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, राइट। एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यूनिटी। लिम्फोसाइट जो होते हैं इम्यूनिटी के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्मॉलेस्ट WBC का एक एग्जांपल है। और यहाँ पे लार्जेस्ट WBC के बारे में आपसे दिया जा रहा है, दैट इज द मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स आपके नेट इम्यूनिटी में क्या करता है, पार्टिसिपेट करने का काम करेगा। नेक्स्ट है आपका दैट इज द ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स की जो काउंटिंग है वो सबसे कम होती है 1.5 से लेकर 4.5 सबसे कम लाख सेंटीमीटर क्यूब इस तरीके से। और फॉर्मेशन जो है आपका दैट इज इन बोन मैरो में हो रहा है। लाइफ साइकिल 7 to 10 डेज होती है। डेथ होता है स्प्लीन में। और इनका मेजर जो काम है वो क्या है, क्लॉटिंग करने में हेल्प करते हैं, ब्लड क्लॉट कराने में। अगर किसी के बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो उसकी ब्लड का क्लॉटिंग नहीं हो पाता। और अगर क्लॉटिंग नहीं होगा तो उस पर्सन में ब्लीडिंग कंटिन्यूसली होती रहेगी। जब कभी भी कहीं उसको इंजरी हो जाएगी तो उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो नॉर्मली अगर आपको कहीं पे इंजरी हो रही है तो आपने नोटिस किया होगा कि आफ्टर सम टाइम्स के बाद आपकी ब्लड वहाँ पे थिक थिक जम जाता है, क्लॉट हो जाती है और आपका ब्लड का बहना वहाँ से रुक जाता है। इसको आप ब्लड क्लॉटिंग के नाम से जानते हैं। विटामिन के इज द इसेंशियल विटामिन फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। विटामिन के जो है वो आपका ब्लड क्लॉटिंग के लिए इसेंशियल विटामिन माना जाता है। इसको भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो आरबीसी का फंक्शन अगर आपसे कोई पूछे, WBC का कोई फंक्शन अगर आपसे पूछे और प्लेटलेट्स का फंक्शन आपसे कोई पूछे तो एक एक लाइन में। आरबीसी आपका ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, WBC आपका इम्यूनिटी में हेल्प करता है
प्लेटलेट्स आपका ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ये स्टेटमेंट आपको अच्छी तरीके से याद रहना चाहिए। विटामिन के है यहाँ पे, विटामिन के का आपने बताया इंपॉर्टेंस की ब्लड क्लॉटिंग करने के लिए, इसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम आयन इज द इसेंशियल मिनरल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग, ये दोनों ही पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम आयन पॉजिटिव और पोटेशियम, विटामिन के, विटामिन के और कैल्शियम आयन, ये दोनों ही ब्लड क्लॉटिंग का रिस्पॉन्सिबल है। तो ब्लड क्लॉटिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ आपको चाहिए, यहाँ पे आप ध्यान से समझिए। तो ब्लड क्लॉटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू ब्लड की जो फ्लो हो ब्लीडिंग हो रही है वो रुक जाएगी। तो पहला आपको क्या चाहिए भैया, प्लेटलेट्स चाहिए। दूसरा क्या चाहिए, विटामिन के चाहिए। तीसरा आपको क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए। इन तीनों की ही प्रेजेंस के हेल्प से आपका ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस क्या होती है, परफॉर्म होती है। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। फाइब्रिनोजेन इज एसेंशियल प्रोटीन ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग जनरेटेड बाय द लीवर। ये आपका फाइब्रिनोजेन जो होता है, सपोज कीजिए अगर आपका ये पूरा ऐसे ब्लड वेसल्स है और आपको यहाँ पे चोट लग गई, राइट, और ब्लड आपका फ्लो करना बंद कर दिया। चोट लगने के बाद यहाँ पे जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें कि ब्लड सेल्स आकर के पूरे फंस जाते हैं, उसी प्रोटीन्स को आप फाइब्रिनोजेन के नाम से जानते हैं, जो कि फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर मीन्स आपका पूरा जैसे नेटवर्क बना देता है, और वही नेटवर्क की वजह से ब्लड का फ्लो जो होता है रुक जाता है। हिपेरिन एक आपका एंटी कोआगुलेटिंग एजेंट माना जाता है। सवाल पूछा जाता है कि ब्लड आपका जब बाहर निकलता है तो तुरंत वो क्लॉट करना शुरू कर देता है, आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉट क्यों नहीं करता है, आपकी बॉडी में हमेशा लिक्विड फॉर्म में क्यों रहता है, जबकि वही बॉडी के बाहर अगर आ जाता है तो वो आपका ब्लड क्लॉट करना शुरू कर देता है। तो उसके लिए आप रीजन बताते हैं कि हमारी बॉडी में एंटी कोआगुलेटिंग एजेंट पाए जाते हैं, जिसको कि आप हिपेरिन के नाम से जानते हैं। सो हिपेरिन इज सबस्टेंसेस विच जनरली प्रिवेंट द क्लॉटिंग ऑफ अ ब्लड। ऐसे एजेंट को आप एंटी कोआगुलेटिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। हिपेरिन क्या है, एंटी कोआगुलेटिंग एजेंट, मतलब कोआगुलेशन से, क्लॉटिंग से क्या कर रहा है, रोक रहा है इनसाइड द बॉडी। दैट इज व्हाई हिपेरिन इज कॉल्ड ऑल एंटी कोआगुलेटिंग सब्सटेंसेस जनरेटेड बाय द लीवर। सो हिपेरिन को आप एंटी ब्लड क्लॉटिंग या कोआगुलेटिंग एजेंट के नाम से जानते हैं, जो कि ब्लड की क्लॉट करने से रोकता है, कहाँ पे, बॉडी के अंदर में, और ये लीवर के द्वारा क्या किया जाता है, बनाया जाता है। आर्टिफिशियल एंटी ब्लड क्लॉटिंग सब्सटेंसेस, जिसमें कि सोडियम ऑक्सीडेट जिसको बोलते हैं, ये सोडियम ऑक्सीडेट आपका क्या है, एंटी कोआगुलेटिंग एजेंट के रूप में काम करता है, जो कि आर्टिफिशियल बनाया जाता है। नॉर्मली किसी भी बॉडी के, ह्यूमन बॉडी में लगभग 5 से 6 लीटर क्या होगा आपका जो है वो ब्लड पाया जाता है, जो कि 5 to 8% टोटल बॉडी वेट होता है। मतलब जो भी उनका बॉडी का वेट होगा उसके हिसाब से उनका ब्लड वॉल्यूम भी थोड़ा वेरी करता रहता है। दैट इज वही रेंज में दिया गया 5 to 6। हीमोग्लोबिन अगर मेल में देखा जाए तो बेसिकली आपका 14 से लेकर के 15.8 mg पर 100 सेंटीमीटर क्यूब है। फीमेल में 11 to 14 ये होता है। तो इनमें थोड़ा सा परसेंटेज का वेरिएशन कभी कभी आपसे इनका भी रेशियो पूछ दे सकता है। सो रेशियो ऑफ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, दैट इज द 600 पे 1 डब्ल्यूबीसी होगा। स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज द हेमेटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको ये एक चीज़ देखने को मिला कि आरबीसी का और डब्ल्यूबीसी का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, दैट इज अगर ये 600 है तो ये क्या क्या होगा, 1 होगा। मतलब एक डब्ल्यूबीसी के सेल्स के रेशियो में 600 टोटल आपका जो है वो डब्ल्यूबीसी क्या होती है, पाई जाती है। सो डियर फ्रेंड्स, आपने देखा कि बेसिकली जो आपके ब्लड वाले जो कंपोनेंट्स हैं, ब्लड का जो पार्ट है, उनसे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, उनके क्लासिफिकेशंस को, उनके फंक्शंस को लेकर के, पीएच को लेकर के, उनके कंसंट्रेशंस को लेकर के, तमाम तरीके से क्वेश्चंस आपके जीएस वाले क्वेश्चन से बायोलॉजी में बनते हैं। सो अगले टॉपिक को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना आप अच्छे से ख्याल रखिए, अच्छे से स्टडी करते रहिए। आप देख रहे थे एमएस बायोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।